मेरे साथ महाराष्ट्र के सारे लोग थे। प्रीति शर्मा मैंने ने मुझे बताया कि हमें अरविंद से इतने बजे मिलना है, दोपहर को हमारी मीटिंग हुई, अच्छे से बात की एंड जैसे ही वहाँ से मैं बाहर आई, देखिए मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी ने करप्शन किया है, वो अरविंद हो, मनीष हो, सत्येंद्र जैन हो, कोई भी हो, दे हैव टू बी पेनलाइज्ड एंड दे हैव टू बी पनिश्ड फॉर व्हाटएवर रॉन्ग दे हैव डन। ये तो शायद हमारा सपना था एंड मैं चाहूंगी कि ये सपना ना रहे और हकीकत में बदले। बट कहीं ना कहीं ये होता मुश्किल दिख रहा है मुझे, क्योंकि कैसे ना हम जब हमने आम आदमी पार्टी बनाई, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से वगैरह जो डायलॉग मारते थे, तभी हमें ये पता नहीं था कि ग्राउंड लेवल पे राजनीति होती क्या है। नमस्कार, मैं मविन नाजरेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल मामले सुपर मीडिया में। इस खास मुलाकात, इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ है आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्षा अंजलि दमन जी। मैडम, आपके बारे में छोटा सा अगर मैं कहूँ तो एक बेबाक बोल, बिंदास अंदाज और जो भी आप कहते हैं वो करते हो आप। महाराष्ट्र के शेतकरी हो, महाराष्ट्र के महिला हो या फिर महाराष्ट्र के युवा हो, हर तबके के लोग के लिए आपने कार्य किया है। मैडम, सबसे पहला सवाल तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और महाराष्ट्र के रहवासियों का ये था कि जो प्रवास आपका एक सोशल एक्टिविस्ट से एक पॉलिटिशियन के रूप में बदला, उसके बाद पॉलिटिशियन से वापस से आप सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आए मैडम, तो कैसा जर्नी रहा आपका और आपने क्या क्या सीखा आम आदमी पार्टी से और पॉलिटिकल जर्नी से आपका आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? कैसे था कि हम कोई सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, हम कोई राजनेता नहीं थे, हम सीधे साधे लोग थे जिनको ऐसे लगता था कहीं ना कहीं ये देश की राजनीति जो है वो बदलनी चाहिए। तो जो हम लड़ते थे, जो हमने 2011 में जब अन्ना की मूवमेंट शुरू हुई, तो हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता जो है, वो कार्यकर्ता भी नहीं बोल सकते, हमारे जैसे लाखों लोग हैं, जो आम जनता थी, वो रास्ते पे उतर आई थी। मैंने उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उसमें से जब कहीं दिशा नहीं दिख रही थी, तो अ, जानकर आपको सचमुच कहना चाहूंगी कि मैंने उस वक्त अरविंद केजरीवाल से बात करके ये कहा था कि हमें एक पार्टी बनाने की जरूरत है। और ये विचार जो है वो एक भरत नाम का एक अ, हमारा एक कार्यकर्ता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। वो बहुत पैशनेट था, हर चीज के लिए वो बहुत पैशनेट था। और उसने आकर मुझसे कहा कि ये ना ताई, इसमें सब में कोई सेंस नहीं है, हम लोग बाहर से लड़ेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। और उसका वो जोश, उसके वो विचार सुनकर मैंने पहली बार अरविंद से बात की। और हमें वी आर एट क्रॉस रोड्स, अभी हमें कौन सी दिशा जाना है हमें नहीं पता, तो हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। ये मैंने शायद जनवरी 2012 में अरविंद से बात की थी। और उसी दिशा में फिर विचार होने लगे एंड तभी हमने कहा कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। तो ऐसा कोई विचार लेके ना हम एक्टिविज्म में आए थे, ना राजनीति में आए थे। वी आर एक्सीडेंटल एक्टिविस्ट एज वेल एज पॉलिटिशियंस, यू कैन से। पर पॉलिटिक्स में जब मुझे ज्यादा जमा नहीं, मुझे वो जो जिस दिशा में जाना था वो कहीं भटकती दिख रही थी, तो मैंने सोचा मैं वापस ये सब छोड़ छाड़ के एक्टिविज्म करूं, या तो जितने लोगों से मेरी मुझसे जो मदद मिल सके उसके लिए मैं काम करूं, ऐसा मैंने करने का सोचा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद तभी आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ, तो सबसे पहले महाराष्ट्र के आप अध्यक्ष बने थे। उस समय मैडम हम देखते थे कि मैं भी कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद हम जाते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रैली में। फिर पार्टी का स्थापना हुआ, हम भी वोकला के छोटा सा एक ऑफिस था, वहाँ पर बैठते थे और आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कैसे कार्य कर रहे हैं उसके बारे में प्लानिंग सब कुछ होता था। मैडम, तभी आप अध्यक्ष थे कि हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता थे, हर वार्ड से लीडर हमें प्राप्त हुआ था। और आज महाराष्ट्र का तभी हम यूनिट देखते हैं, आम आदमी पार्टी का बहुत सारे वार्ड में तो हमारे पास लीडर छोड़िए कार्यकर्ता भी नहीं है, तो एक बड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। एक चीज को मैं मैडम इसका जोड़ना चाहूंगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था, तो वो दिल्ली के जंतर मंतर से और मुंबई का जो आजाद मैदान है साथ में शुरुआत हुआ था। आज जो गोवा में हमारे एमएलए है, गुजरात में हमारे एमएलए है, जहाँ पर हमें उम्मीद भी नहीं था, परंतु आज महाराष्ट्र में मैडम एक नगर सेवक नहीं है। बहुत उम्मीद थी आपसे, फिर आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। क्या कारण है मैडम कि आम आदमी पार्टी एक दौर पर जो महाराष्ट्र में एक बेस था हमारा, वो हम खो चुके हैं? कैसे है कि जब 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, तब
मैं कहूंगी कि दिल्ली से ना कम ना ज्यादा, पर महाराष्ट्र वॉज एट पैरेलल फोर्स जो था वो महाराष्ट्र में था। बहुत ज्यादा कार्यकर्ता थे, हर जिले में कहो, हर गांव लेवल तक हमारे कार्यकर्ता हुआ करते थे। और उसकी वजह ये थी कि सारे आम आदमी थे, कोई भी पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था। जैसे जैसे आपने बताया, आप भी काफी छोटे से हुआ होंगे उस वक्त, यू मस्ट बी जस्ट अ स्टूडेंट। पर ऐसे हजारों लोग थे जो इस राजनीति को बदलता हुआ देखना चाहते थे। और ऐसे इसके लिए वो अपना घर बार, अपना काम धाम छोड़कर, कितने लोगों की तो जॉब्स गए। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो पहले राजनीति में कभी भी नहीं थे, वो ये बदलाव लाने के लिए इस पार्टी में आए। पर कैसे होता है कि पार्टी में जाने से या कार्यकर्ता बनने से घर का चूल्हा नहीं जलता। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे घरों में जो लड़के थे, जो ब्रेड विनर्स थे फैमिली के, वो सस्टेन नहीं कर पाते थे, काम करना भी जरूरी था। उसमें जैसे मेरे जैसे लोगों ने, मयंक भाई जैसे लोगों ने, सारे लोगों ने जब इस्तीफे पे इस्तीफा देना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम था वो हर्ट हो गया, और जिसकी वजह से महाराष्ट्र में ये पार्टी आगे बढ़ नहीं पाई। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि आज अगर आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में एक स्ट्रांग फोर्स होती, तो मजाल नहीं थी ये सारे जो अभी जो कीचड़ बना कर रखा है सबने, भाजपा ने जो सारी पार्टीज फोड़ने का हो, जो भी है, जैसे शिवसेना को फोड़ा, राष्ट्रवादी को फोड़ा, मुझे किसी भी वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। बट जिस तरह से वो किया गया, जो हॉर्स ट्रेडिंग किया गया, ये डेफिनेटली गलत था। और मुझे ऐसे लगता है कि राजनीति में यही सब बदलने के लिए आप अच्छे लोगों को आना जरूरी है। क्योंकि अभी जो ये नेता है, वो क्या है, वो कोई देश सेवा करने के लिए तो नहीं आए हैं, कोई इस देश को बदलने के लिए नहीं आए हैं, ना वो किसी प्रकार की सेवा करना चाहते। उनको सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। कहाँ से कौन सा पुल मैं बनाऊंगा, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैं लूंगा, उसमें से मुझे कितना परसेंट मिलेगा, उसमें से मैं अपनी पार्टी को कितना दूंगा, अपने पास कितना रखूंगा, कितनी गाड़ी कितने बंगले लूंगा, इसी से उन्हें मतलब है। तो अभी के राजनेता जो है ना, वो राजनेता कम बिजनेसमैन ज्यादा है। क्योंकि ये जानबूझ के, मैं आपको कहूंगी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने मेरे साथ ये शेयर किया था कि अंजलि जी कैसे है ना कि पहले कैसे था कि पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, प्रोजेक्ट्स के लिए उनको 10-15% मिलता था, बढ़ते बढ़ते 20%, 30% हुआ। उसमें से कैसे होता है, जो 30% करप्शन में जाता था, उसमें रूलिंग पार्टी को भी जाता था और ऑपोजिशन को भी जाता था, ताकि ऑपोजिशन उसके ऊपर कोई आवाज ना उठाए। तो इट वाज ऑल अ हश्ड अप मैटर। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, उनको लगा कि 30% क्यों लूं मैं, इससे अच्छा वो बिजनेस मेरे ही लोग करे, अपने ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो चाहे इरिगेशन के हो, पावर के हो, हाइड्रो पावर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, ये सारे बिजनेसेस में इन्हीं के फ्रेंड्स आ गए, और उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से मिलेगा, इस तरफ इनका काम शुरू हो गया। आप कोई भी पॉलिटिशियन को लीजिए और उसके नाम से सर्च कीजिए, या तो उनके जो फ्रेंड्स है उनके नाम से सर्च करेंगे, आपको पूरी लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखेंगी। मैं तो लोगों को यही कहती हूँ, ज़ोबा कॉर्प है, टोफलर नाम की एक ये है वेबसाइट है, वहां जाके आप किसी का भी नाम डाल के सर्च कीजिए, नारायण दातुराणे डाल के सर्च कीजिए, आपको सारी उनकी कंपनीज के डिटेल्स आएंगे। तो मैंने इस तरह से ढूंढना शुरू किया सारे डायरेक्टर्स, जिसमें से वो लोग एग्जिट करते थे, क्योंकि जिस कंपनी में वो है उसमें गड़बड़ी नहीं होती, जिस कंपनी से गड़बड़ी कर चुके हैं उसमें से वो एग्जिट करते थे। तो ऐसी एग्जिटेड कंपनीज का मैंने स्टडी करना शुरू किया और ये सब किया। बट ये करने के लिए हमें एक बहुत स्ट्रांग फोर्स की जरूरत थी, जो इट कुड हैव बीन अ पीपल्स मूवमेंट, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी, हमने कहा कभी पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं, वो एक पीपल्स मूवमेंट थी ये पॉलिटिक्स को बदलने की। बट जैसे मैंने कहा कि वो आगे अनफॉर्चुनेटली बढ़ नहीं पाई, दुख की बात है, बट दैट इज अ फैक्ट। मैम, हम जैसे करोड़ों युवा
तभी 2011, 12, 13 का एक वर्ष था। तो हम देखते थे कि राजनीति कीचड़ है, किसी को भी कदम नहीं रखना था, या फिर वो महिला हो, युवा हो, वरिष्ठ हो, किसी को भी राजनीति, सब सब लोग दूर रहते थे राजनीति से। पर एक समय आया कि आप सब आए। उसमें हम देखते थे कि तभी लोकसभा का चुनाव था 2014 में। तो उसमें योगेंद्र यादव जी लड़ रहे थे, प्रोफेसर आनंद थे, राजमोहन गांधी जी थे, साउथ मुंबई से मीरा सान्याल जी लड़ रहे थे, आप नागपुर से लड़ रहे थे। बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जिसके साथ यूथ और महिला कनेक्ट कर सकते थे। और आप लोग ने तभी ये आंदोलन छेड़ा था, एक राजनीति को बहुत ही अपने सेफ और सिक्योर रखा था। परंतु मैडम, महाराष्ट्र ठीक है, दिल्ली में आपका सरकार बना, लेकिन महाराष्ट्र में जो डाउनफॉल हुआ, बहुत सारे जो युवा है, महिला है, उनका मनोबल टूटा, मनोबल गिरा। तो मैडम, तभी आप आज बैठते हो और आकलन करते हो कि एक समय में आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में क्या था और आज क्या है। तो क्या दुख होता है आपको? बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो कैसे है ना मरविन, आपने मुझे 2-3 सवाल एक के बाद एक पूछे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सारे सवालों का हम जवाब दें कि अ, हमने एक के बाद एक जो इलेक्शंस लड़े थे, जैसे योगेंद्र यादव लड़े, मैं लड़ी, और सारे जितने अच्छे-अच्छे लोग थे, चाहे मीरा सान्याल हो, काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग जब राजनीति में आए। दुःख इस बात का होता है कि अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सतीश जैन थे, हू वाज़ एन आईआईटी आईआईएम। उनको हमने बोरीवली, वो जो नॉर्थ से कॉन्टेस्ट करवाया था लोकसभा इलेक्शन, उनके सामने थे गोपाल शेट्टी, जिनका एजुकेशन का कोई खास ठिकाना नहीं था, पर इनको सतीश जैन को 40,000 वोट्स मिले एंड गोपाल शेट्टी को 6 लाख वोट्स मिले। तो क्या कारण हो सकता है? उसका कारण यही है कि लोगों को आज भी लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा है और वो विचारधारा के लिए वोट करते थे। जैसे पहले कैसे था कि वो लोग कहते थे कि कांग्रेस इट वाज अ सेक्युलर पार्टी एंड वो सारे माइनॉरिटीज को लेके चलते हैं। बीजेपी वाज अ हिंदू पार्टी, तो सारे हिंदूज बीजेपी को बैक करते थे। पर धीरे धीरे लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये लोग जब महाराष्ट्र में आते हैं तब वो उत्तर भारतीय है, हम महाराष्ट्र में ऐसा कहेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे तो ये कुणबी, वो तेली, ये मराठा, वो ब्राह्मण, इस बेसिस पे डिवीजन करते हैं। उनका काम ही ये है कि लोगों के दिमाग में भूसा भरना, लोगों के दिमाग में ऐसे विचार डालना ताकि वो लड़ते ही रहे और हम राजनीति करते ही रहे और प्रॉफिट्स कमाते रहे। अब लोग ये नहीं समझते कि ये किस लिए हो रहा है। जैसे अभी हमने देखे कि ओबीसी और मराठा को लड़ा दिया महाराष्ट्र में, तो ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ताकि लोगों के वोट्स स्प्लिट हो जाए, और जो जिनको मार्जिनल माने, वो कोई भी हिसाब से अगर आप महाराष्ट्र में अभी देखोगे, बीजेपी को मिले कितने हैं? 23% वोट्स, माने 77% हैव वोटेड अगेंस्ट देम। तो ये जीते कैसे? या कोई भी व्यक्ति माने जो कहता है कि वो जीता है, एक तो टोटल परसेंटेज वोटिंग 40-50% होता है, उसमें से उनको एक एक्स परसेंटेज होता है। तो लॉजिकली अगर आप देखने जाओ तो वो जीतते नहीं है। पर ये जैसे मैंने कहा, ये जाति पाति सब इतना दिमाग में भर दिया है। इसी को बदलने के लिए हमने पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जैसे हमने कहा था आम आदमी पार्टी के कोई भी बोर्ड पे किसी की फोटो नहीं लगेगी, सिर्फ वो एक नाम है, एक विचार है, तो वो करना जरूरी है। पर धीरे धीरे उसमें फोटोज आते गए, जैसे बोलते थे नहीं, लोगों तक पिक्चर्स जाने भी जरूरी है। तो मुझे ऐसे लगता था जिस कोई भी अगर मुस्लिम एरिया है, वहां से एक ब्राह्मण को खड़ा करना चाहिए इलेक्शन, वो जीते ना जीते, पर वो उसे लोगों की विचार करने की दिशा को हम अगर बदल सके तो दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, ऐसे मुझे लगता था। पर जब जाट के सामने जाट को खड़ा किया, दिल्ली में काफी सारे दूसरे पार्टीज के लोगों को लेकर खड़ा किया गया, तो हमारे जैसे बहुत से लोग थे। जो एक बार मुझे याद है, मैं और प्रशांत भूषण जी बैठे थे, उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट दिखाई जो दिल्ली की वहां की असेंबली इलेक्शंस के लिए खड़े थे, उन उम्मीदवारों की लिस्ट बताई थी, जिसमें 12 ऐसे उम्मीदवार थे। उन्होंने मुझे फोटो तक बताए कि वो हाथ में पिस्तौल लेके वो बंदा खड़ा है, दारू की, एक हाथ में दारू की बोतल थी, दूसरे हाथ में पिस्टल। ऐसे ऐसे लोगों को अगर हम विनेबिलिटी के हिसाब से अगर सीट देते रहे
तो क्या करेंगे ये थोड़ी ना देश बदलेंगे, ये थोड़ी ना कुछ सिद्धांतों पे काम करेंगे। तो लॉट ऑफ अस गॉट डिसइल्यूशन, और मेरे जैसे लोगों को लगा अरे इससे अच्छा तो मैं घर पे बैठूंगी, और अगर अपने ही हाथों से कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट की है तो एक्चुअली अगर वो गलत दिशा में जा रही है तो अपने ही हाथों से उसे बंद कर दूं, क्योंकि एक कांग्रेस और बीजेपी ऑलरेडी है ये सब गंदगी करने, एक और पार्टी का उसमें इजाफा करने की कोई जरूरत नहीं है। रहना है तो सिद्धांतों पे रहो, वरना अपने घर पे बैठो। ये मेरा फंडा था। पर आज के जो है हालात वो देख के लगता है कि कहीं मैंने थोड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं मेरे से ये जो जो मैंने निर्णय लिया कहीं थोड़ी गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ये इस बारे में जरूर मैं सोचती हूँ। मैडम, आपका और अरविंद जी का लास्ट कन्वर्सेशन क्या हुआ? तभी आपने पार्टी से इस्तीफा दिया तो आप दिल्ली गए थे, आपने उनसे बात भी किया था, राय मशवरा भी किया पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर। तो लास्ट कन्वर्सेशन क्या था आपका अरविंद जी से? लास्ट कॉन्वर्सेशन उस दिन था जब आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी। उसके एक दिन पहले मुझे वहां बुलाया था। जैसे हम तो फाउंडर मेंबर्स थे तो नेशनल काउंसिल के मेंबर्स थे, इसलिए वहां जब गए थे तब मेरे साथ महाराष्ट्र के सारे लोग थे। प्रीति शर्मा मैंने ने मुझे बताया कि हमें अरविंद से इतने बजे मिलना है, दोपहर को हमारी मीटिंग हुई, अच्छे से बात की। एंड जैसे ही वहां से मैं बाहर आई तभी मुझे अचानक से एक एसएमएस आया कि शायद आपने पार्टी छोड़ी है या आपने कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी की है जिसके वजह से आपको कल के नेशनल काउंसिल में आने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज द लास्ट डे मेरा और अरविंद का कोई कॉन्वर्सेशन हुआ। उस दिन के बाद हमने कोई कॉन्वर्सेशन कभी भी नहीं किया। तो कभी ऐसा समय हुआ कि आपने मुलाकात किया इस बीच दरमियान? नहीं, अभी कैसे हुआ कि वो 2015 में था, तब से लेके ये 9 साल में मुझे बहुत बार ऐसे लगा कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की सचमुच बहुत ज़रूरत है। स्पेशली ये जब ज़्यादा बढ़ते गया, ये जो ईडी के रेड्स किए गए, सीबीआई सबकी जो एक्शंस कर करके सारे पॉलिटिकल लोगों को जो टॉप नॉचेस है, जिसके पास पैसा है, ऐसे लोगों को जब बीजेपी अपने पार्टी में लेने लगी, और ये क्लियरली एविडेंट था, माने ईओडब्ल्यू की लगाओ, ईडी की लगाओ, तो ये सब देख के बहुत गुस्सा आने लग गया था। तब मैंने एक बार अरविंद को मैसेज किया कि महाराष्ट्र में सिचुएशन इज रियली बैड, और मुझे ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी को स्ट्रांगली यहाँ वापस आना चाहिए। मैंने एसएमएस किया बट अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई जवाब नहीं आया। एंड उसके दूसरे ही दिन अरविंद हैड कम टू मीट उद्धव ठाकरे, और उनको वेलकम करने के लिए जब अजीत पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे जब दिखे तो मुझे ऐसे लगा थैंक गॉड ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मैं कभी भी नहीं बैठ सकती। एक शरद पवार हो या ऐसे लोग हो, इनके साथ मुझे बैठना इस जन्म में नामुमकिन है, और ऐसे सब मैं नहीं कर सकती। तो थैंक गॉड उसका कोई जवाब नहीं है, और मैं ये जवाब अभी चाहती भी नहीं। मैडम, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का ये सवाल है महाराष्ट्र के कि आपको और मयंक गांधी जी का कुछ तो डिस्प्यूट हुआ था, जिसके कारण उन्होंने भी पार्टी छोड़ा, आपने भी इस्तीफा दिया। और फिलहाल में हाल ही में आपका और प्रतीक्षा बनर्जी जी का रिलेशनशिप कैसा है? क्या अभी भी डिस्प्यूट है? कैसे है कि मयंक गांधी जो है वो मेरा और उनका डिस्प्यूट नहीं था कभी। मुझे एक बात का एक गुस्सा आया था, नाराजगी हुई थी, कि ये थी कि उन्होंने अपने लोकसभा के इलेक्शंस के वक्त पार्टी का काफी ज्यादा पैसा खुद के ही इलेक्शन कैंपेन के लिए खर्च किया। तो मेरी नाराजगी यही थी कि जितना पैसा था आइडियली हमने जितने कैंडिडेट्स ने लड़ा उनको इक्वली मिलना चाहिए, या तो उनका ये कहना था कि ऐसे नहीं, विनेबल जो है उनको ज्यादा मिलना चाहिए, जो विनेबल नहीं है उनको कम मिले तो ठीक है, ये उनका कहना था। तो मुझे जब पता चला कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज्यादा खर्च किया था तब मैं बहुत ज्यादा नाराज हुई थी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के अध्यक्ष होते हुए मुझे ये पता भी नहीं था कि उन्होंने अपने फंड्स यहाँ फंड्स कितने डाइवर्ट किए थे। पर कैसे गया हुआ कि वो 2014-15 की बात थी, धीरे 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 फिर तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी, और वो मेरी और उनकी इसकी वजह से नहीं था,
उनकी और अरविंद की कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद जैसे आप संजय परमार जो उनके साथ होते हैं, उनके पापा की तबीयत जब खराब थी, तब कैसे है ना कि रिलेशंस आर मच अबव एवरीथिंग। तो जिस जिस दिन हमें पता चला तो हम उनको मिलने हॉस्पिटल चले गए थे। फिर जैसे-जैसे ठीक होते गया, फिर हमें पता चला कि मयंक गांधी जी को 5 हार्ट में ब्लॉक्स है। जैसे पता चला आई रश्ड आउट टू गिव व्हाटएवर हेल्प आई कुड। तो उसके बाद जो है हमारे जो डिफरेंसेस थे वो 99% कम हो गए एंड ही इज डूइंग नाउ। अभी वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो ग्लोबल परली नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चला रहे हैं, किसानों को काफी हद तक हेल्प करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं परली जाकर वो देखकर भी आई हूँ। तो वो अपनी अपनी तरह से खुश है, अच्छा काम कर रहे हैं, उसी में मुझे खुशी है। तो अब आता है प्रीति शर्मा मेनन का सब्जेक्ट। तो प्रीति और मैं जब साथ में भी काम करते थे, हम बहुत ही अलग पर्सनालिटीज हुआ करते थे। जनरली मैं ऐसे थोड़ी सी इमोशनल टाइप की पर्सन हूँ जिसको फटाक से बुरा लग जाता है। जैसे कोई कुछ बोल दे तो आंख में से आंसू आ जाते हैं। एंड प्रीति यूज्ड टू बी द टफ पर्सन। तो हम जब 3 जन काम करते थे, मैं, प्रीति और मयंक भाई, तब मयंक भाई हमेशा कहते थे कि तू और प्रीति सोल सिस्टर्स है। समटाइम्स SOUL एंड समटाइम्स SOLE। माने कभी मारने का नहीं नहीं, माने SOLE माने जूते के सोल को हम SOLE बोलते हैं। तो कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार होता था, कभी बहुत ज्यादा टकराव होता था। फिर टकराव बढ़ते गया एंड उसके बाद मैंने सोचा कि वो मेरा स्वभाव है शायद कि अगर मैं झगड़ा नहीं करूंगी, इफ आई डोंट लाइक यू आई विल स्टे अवे फ्रॉम यू एंड आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट यू। तो मैं इस तरह से अपने आप को मैंने डिस्टेंसिंग कर लिया। 2015 में मैंने पार्टी भी छोड़ दी थी। उसके बाद से ज्यादा कुछ संबंध नहीं रहा। बट अपनी बेटे की शादी थी तब मैंने प्रीति को इनवाइट जरूर किया था, हालांकि वो आ नहीं पाई थी। बट जो बेसिक ये है वो हमने मेंटेन किए, दैट्स अबाउट इट। जो सिविलिटी जिसे हम कहते हैं वो हमेशा से मेंटेन की है हमने। प्रीति शर्मा मेनन जी आज मुंबई की अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की। आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कभी वो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि यहाँ पर पार्टी पीछे चल रही है, कुछ आपसे राय मशवरा करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर, कार्य को लेकर? राय मशवरा तो नहीं, पर थोड़े साल पहले उसने 1-2 बार मुझे ये कहने की कोशिश की कि मैंने आम आदमी पार्टी में वापस आना चाहिए। फिर मुझे पता चलता है कि वो अंधेरी के ऑफिस में कोई मीटिंग हुई थी जहाँ पर कार्यकर्ताओं ने ये सब्जेक्ट निकाला था। तो शायद ये दिखाने के लिए कि कार्यकर्ताओं को ये दिखाने के लिए कि मैंने अंजलि दमानिया से बात की है, उसलिए उसका मैसेज था, वो वजह से था या क्या वजह से था मुझे नहीं पता। बट शी ट्राइड टू रीच आउट। 2 बार उन्होंने रीच आउट किया था, बट मेरा वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं था, इसलिए कोई सवाल ही नहीं आया। मैडम, बात करते हैं करप्शन के बारे में। आपने काफ़ी सारे करप्शन को महाराष्ट्र में एक्सपोज किया। आपने छगन भुजबल जी को एक्सपोज किया, आपने एकनाथ खड़से जी को एक्सपोज किया, आपने अजीत पवार जी को एक्सपोज किया। मैडम, कभी आपको एक डर लगा कि क्योंकि पहले तो आप आम आदमी पार्टी का सपोर्ट था, अभी आप स्वयं अकेले उनको हेड ऑन दे रहे हो, उनसे बैटल कर रहे हो, तो कभी डर कभी लगा मैडम कि कुछ हो सकता है परिवार के साथ, आपके साथ, वो गलत कर सकते हैं? नहीं, जब ही से लड़ना शुरू किया, पहले नितिन गडकरी हो, चाहे अजीत पवार हो, तटकरे हो, खड़से हो, छगन भुजबल हो, तो उसमें सबसे खराब अगर किसी ने कोई परेशान कर रखा हो था तो वो एकनाथ खड़से थे। क्योंकि ना उनको कोई भाषा ठीक आती थी, ना वो अच्छी भाषा में बात करते थे। उन्होंने 6 जिलों में 32 डिफेमेशन केसेस मेरे खिलाफ किए। 32। आप कहाँ कहाँ लड़ोगे? फिर मुझे कोई रवि पुजारी गैंग से मैसेज आया। फिर एक दिन मैं और मेरे पति फ्राइडे नाइट था, नेटफ्लिक्स देख रहे थे एंड अचानक 11:15 के आसपास एक फोन बजा। तो मैंने बिना देखे कान पे लगाकर जब ये किया तो मैंने कहा हेलो। तो सामने वाली आवाज बोलते, तू अंजलि बोल रही है? तू खड़से के खिलाफ लड़ना बंद कर दे, नहीं तो तेरा जीना हराम करेंगे, कि तू फैमिली वाली है ना। ये जब बोला तब मैंने फोन कट किया और उसपे जो नंबर फ्लैश हुआ था उसपे दाऊद ट्रू कॉलर पे दिखाया था। दूसरे दिन मैंने प्रीति से, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही
प्रीति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने खड़से के और दाऊद के कैसे संबंध है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वो उसका बिल मैंने प्रीति से मंगवाया एंड सेम नंबर से मुझे वो फोन आया था। तो ऐसे ऐसे फोन आए, सब कुछ हुआ। तो लड़ना जरूर बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं। जब भी मैं गडकरी के खिलाफ लड़ी थी तभी एक न्यूज़पेपर ने, सुधीर सूर्यवंशी नाम के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने छपा दिया कि दमानिया इज अ लैंड शार्क एंड आदिवासी की जमीन मैंने ले ली एंड करजत में मैंने किसी क्रिमेटोरियम का रास्ता बंद कर दिया वगैरह वगैरह। तो मैंने जो जमीन ली वो एक गोगटे नाम के, सुनील गोगटे नाम के बंदे से ली। सुनील, अनिल, अजीत, ऐसे सारे वो गोगटे कुटुंब था। अब ये गोगटे कुटुंब कौन थे? तो वो कोकणस्थ ब्राह्मण महाराष्ट्रियन कहते हैं, वो कोई आदिवासी नहीं था। पर हमारी तरफ से जो क्लैरिफिकेशन जाना है वो उस वक्त कोई मीडिया चैनल तभी कवर नहीं कर रहा था। माने जैसे मैंने गडकरी पे अटैक किया वैसे उन्होंने मेरे पे किया और मैं अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रही थी। उस वक्त बहुत बुरा लगा था, फ्रस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद खड़से के खिलाफ जब लड़ी तो उन्होंने पूरी तरह से हैरेस किया। मेरे ऊपर 4 एफआईआर किए कि जो पीआईएल मैंने फाइल किया था खड़से के खिलाफ, उसमें जो पिटिशनर्स थे उन्होंने चोपड़ा माने जलगांव में जाकर कोई चोपड़ा अर्बन बैंक से ड्राफ्ट चोरी किया और उस पे खड़से का नाम लिखा और वो अपने पीआईएल में डाला। ऐसे ऐसे एफआईआर किए। अब कैसे लड़ोगे? और वो किया मुक्ताई नगर में, माने जुरिस्डिक्शन औरंगाबाद हाई कोर्ट। So 16 times I had to go to Aurangabad where I fought the matter in person पर and got that FIR quashed. But और उसमें अच्छा ये लगा कि उसी जज ने लिखा कि if an activist of her stature is harassed like this, then it is a sad day for democracy. ये हमने कमाया। ये हमारी जो हार्ड, हमारी जो एक्टिविज्म थी उसका एक सर्टिफिकेट था कि आज जज को भी पता है कि ये लोग बहुत ज्यादा सीधे हैं। तो फाइट तो काफी लंबी चली थी, काफी तगड़ी दी है, बट दुख इस बात का होता है कि वही लोग वापस आए। गडकरी वापस आए, अजित पवार वापस आए, भुजबल वापस आए, खड़से अभी आने की कोशिश कर ही रहे हैं। हम सोने, उनकी बेटी है, बहू है, सब कोई है, पूरा खानदान ही आ जाता है। तो ये सब जो है वो देखकर दुख होता है। तो मैंने अभी व्हेन आई लुक बैक मुझे ऐसा लगता है मैंने हासिल क्या किया है। ये देश की स्थिति वही है, करप्शन वही है। मैंने अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया पर उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैडम, सवाल मेरा ये है कि तभी आप देखते हो, अगर आप सुबह सोकर उठते हो, टीवी ऑन करते हो, सुबह 6 साढ़े 6 बजे अजीत पवार शपथ लेते हैं। एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना के थे, यूपीटी के, वो पार्टी बदल देते हैं, उनका चिन्ह ले लिया जाता है, पार्टी ले लिया जाता है। उद्धव जी से सेम, शरद पवार जी से उनका पक्ष है, उनका सिंबल है, वो लिया जाता है। तो ये सब चीज़ अब तभी आप देखते हो राजनीति में, तो इसको आप कैसे आकलन करते हो? नहीं, देखिए यही इसी के खिलाफ जब मैंने आम आदमी पार्टी एक्चुअली छोड़ी थी, जो मेरी ट्वीट लास्ट अगर आप देखोगे तो दैट वाज अगेंस्ट अरविंद। जब उसने एक ऑडियो रिलीज हुआ था जिसमें अरविंद, वो जो कांग्रेस के 8 एमएलए थे उसमें अरविंद ने कहा था अच्छा ठीक है उनको बोलो अलग हो जाए, एक पार्टी बना ले और बाहर से हमें समर्थन दे। तो ये सब कॉन्वर्सेशन जब सुना तो हॉर्स ट्रेडिंग जब आम आदमी पार्टी करते देखी तो मुझे ऐसे लगा कि ये सारा का सारा, ये जो राजनीति में गंदगी है वो कोई भी पार्टी हो ये गंदगी है। यही शायद हम बदलना चाहते थे बट कहीं ना कहीं इसमें हम खुद ही खींचते गए थे। अगर आप अभी देखेंगे मुझे कोई सिंपैथी नहीं है शरद पवार के लिए, कोई सिंपैथी नहीं है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि वो खुद जो है, मुझे कोई बताए ना कि मातोश्री 1 मातोश्री 2 कहाँ से आता है, लंदन का पैसा कहाँ से आता है। मैंने पूरी फाइल बनाई थी कि जिसमें मैंने सारे उनकी कंपनीज, उनका वैभव टावर्स जो बीकेसी में उनके ऑफिसेज है, कसिनो में इन्वेस्टमेंट्स है, जितने जितने इन्वेस्टमेंट्स है सारे की मैंने फाइल बनाई थी। बट मुझे ऐसे बाद में लगने लगा कि मैं क्यों लड़ूं, क्योंकि कभी वो भाजपा के साथ युति करते हैं तो, और जब भी मैंने ये फाइल पे काम किया था उनकी, तभी वो और बीजेपी टूट गए थे। और जैसे
लोगों का ऐसा कहना है कि मैं फडणवीस को हेल्प करती हूँ, ये भी लोग काफी लोग कहते हैं। इसके बारे में मैं बिल्कुल विस्तृत अलग से बात करूंगी। पर मैंने ऐसे सोचा कि उद्धव ठाकरे ने अभी बीजेपी से नाता तोड़ा है, अभी मैं नहीं निकालूंगी। जब वो वापस साथ में आएंगे ना, तब जाकर मैं ये निकालूंगी। क्योंकि अभी अगर मैं निकालती हूँ तो ऐसे लगेगा कि हाँ ये बीजेपी को हेल्प करे। और मरविन, ये है ना कि आप कोई भी एक्टिविज्म कभी भी करो, उसको एक कलर देने के लिए लोग बैठे ही है। पहले तो आपको कहेंगे सुपारी लेते हो, फिर कहेंगे इनको तो इसका बैकिंग है, ये इसको बैकिंग करते हैं इसीलिए ये काम करती है। तो कितने लोगों को पता है कि बाय गॉड्स ग्रेस वी, एज मी एंड माय हस्बैंड, बोथ आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ। मेरी जो प्रैक्टिस थी, आई वाज अ पैथोलॉजिस्ट रनिंग अ डायग्नोस्टिक सेंटर फॉर 25 years ऑफ माय लाइफ, डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल। जो मेरे हस्बैंड है वो एक कंपनी के एमडी सीईओ है। बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव मोर देन इनफ। एंड व्हाइट का 1 रुपया भी हमारे घर पे ब्लैक का पैसा नहीं आता। बट ये होते हुए कोई भी आता है, कुछ भी बोल देता है। लोग कहते हैं सुपारी लेते, कौन, व्हाट सुपारी। कोई कहते हैं आप ओबीसी नेता के खिलाफ ही लड़ते हो। कुछ भी बोलने के लिए पब्लिक बैठी है, तो आप कुछ भी करोगे, किसी के भी खिलाफ लड़ो। अगर आप शरद पवार के खिलाफ लड़ोगे तो और कोई बोलेगा कि हाँ इसके कहने पे लड़ रहे हैं। आप उसके खिलाफ लड़ोगे, लोग मुझे हमेशा पूछते हैं आप इनके 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 खिलाफ लड़ते हो, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरी ताकत जितनी है, 4 के खिलाफ मैं लड़ी, बाकी 5 के खिलाफ तू भी तो लड़, 5 छोड़ 2 के खिलाफ तो लड़। अगर हम सब मिलके लड़ेंगे तो ही तो इनको हम टक्कर दे पाएंगे। बट कुछ जैसे गुस्से में आकर सोशल मीडिया पे कितने बार लिख देती हूँ मैं मराठी में, ऐसे बोला की यांच्या विरुद्ध मी लढण्याची ताकद तरी दाखवली, तुम्ही पण थोडी हिंमत दाखवा ना। सगळ्यांविरुद्ध लढायचा ठेका काय मी एकटीनेच नाही घेतला, मैंने जो ठेका है वो मैंने अकेली ने नहीं लिया। सब लोग लड़ेंगे जब दिखाएंगे कि इनके कैसे लैविश बंगले हैं, लैविश गाड़ियां हैं। तो ये जो आता है ये कहाँ से आता है। तो मुझे इसलिए मैंने कहा कि किसी पक्ष से हमदर्दी नहीं है, ये सारे सेम है। दे आर ऑल बिजनेसमैन वर्किंग फॉर देयर बिजनेसेस एंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर दैट। मैडम जैसे आपने बात किया फडणवीस का, ये सबका यही सवाल है, बहुत सारे जो आपके अगेंस्ट में जो है, आपके विचारधारा के जो अगेंस्ट है, कि आपका और फडणवीस जी का कुछ रिलेशन है। जैसे कि तभी एकनाथ खड़से का टिकट काटा था फडणवीस जी ने, और आपने फिर आपने तो पहले ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि फडणवीस का बैकिंग है आपको। तो इसको मैडम आप क्लैरिटी दे सकते हो? जरूर जरूर। कैसे था कि 2011 में जब अपना इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, उस वक्त मैंने इरिगेशन स्कैम एक्सपोज किया था। इरिगेशन स्कैम एक्सपोज जब हुआ तभी मेरे साथ एक एक्टिविस्ट थे इंदवी तुड़पुरे, तो उनके जो वहाँ के लोकल एमएलए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पेपर्स ऑपोजिशन को देना। तो मैं खुद ये पेपर्स लेके एकनाथ खड़से को मिलने गई थी उनके साथ। इंदवी जी, वो और विषय करके थे, तो वो और मैं, हम एकनाथ खड़से जी को हमने सारे पेपर्स दिए, पूरा एक्सप्लेन किया। वो बंदे ने लेकर बाजू में रख दिए। उसके बाद कभी उससे कोई बात नहीं की। फिर मुझे बताया गया कि देयर इज वन अभ्यासु आमदार कॉल्ड देवेंद्र फडणवीस। तभी तक महाराष्ट्र में 2011 में देवेंद्र फडणवीस को हार्डली कोई जानता था, हार्डली। तो और एक बार ऐसे हुआ जब मैं अपनी गाड़ी में थी, मुझे अभी भी मेरे पास वो मेरे आईफोन में सेव्ड है, अपनी कॉन्वर्सेशन के बाद मैं आपको बता दूंगी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस है, मैं आपके पास इरिगेशन के जो पेपर्स है वो मैं आपसे देखना चाहता हूँ, क्या आप समझा सकेंगे। तो मैंने कहा हाँ, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ, राइट नाउ आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर, ऐसे मैंने उनको जवाब दिया था। उस दिन से 2011 से हम बहुत बार मिले। जो जो मैंने उनको डिटेल्स दिए वो उन्होंने अधिवेशन में उठाए थे मुद्दे, और मुझे ऐसे सचमुच लगा कि ये आदमी अच्छा है, क्योंकि वो रहते थे आमदार निवास में, कोई पॉश होटल में तभी रहते नहीं थे। तो ऐसे लगता है ना, आमदार निवास में रहने वाला बंदा शायद फालतू के खर्चे नहीं कर रहे, जिसका मतलब है वो थोड़ा बहुत सिद्धांतवादी है। तो जिसकी वजह से हम बातें करते थे। मैंने जितना उनको इरिगेशन के मैंने पेपर्स दिए, वो मैंने उनको पेपर्स दिए, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, आज तक कभी भी नहीं।
तो हम जो मिलते गए उसमें मेरे लिए ये बहुत आदर उनके लिए बढ़ गया। तो और मैं हमेशा थ्रू आउट, आप पहले के मेरे 2011 के वीडियोस देखकर निकाल के देखिए, उसमें मैंने बार बार कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो व्यक्ति का मुझे बहुत आदर है, एक है पृथ्वीराज चव्हाण और एक है देवेंद्र फडणवीस। और ये मैंने ओपनली कहा है। मैंने अरविंद को कहने के बाद अरविंद ने भी अपने डायस से, जब आम आदमी पार्टी बनी तभी का भी वीडियो दिखा दूंगी, उसने भी कहा था कि उसको भी देवेंद्र फडणवीस के लिए आदर है। पर वही देवेंद्र फडणवीस धीरे धीरे जब बदलते गए, वो भी राजनीति में आकर जब सबको मैंने बदलते हुए देखा है, तो मुझे ऐसे लगा अभी हालांकि जैसे जितने रिगार्ड्स पहले थे अभी नहीं है, बट येस आई विल से ही इज अ मच बेटर पॉलिटिशियन देन एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस इन महाराष्ट्र एक्सेप्ट पृथ्वीराज चव्हाण जी। पृथ्वीराज चव्हाण, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक अच्छे पॉलिटिशियन। तो इसलिए मुझे आज तक उनके लिए जो आदर है वो वैसे का वैसा है। फिर ये लोगों का होने लगा तो मैंने कहा वो लोग विपक्ष में थे तो हम पेपर्स उनको देते थे ताकि वो अधिवेशन में उठाए। हम तो थे नहीं, असेंबली जा नहीं सकते, तो उन्होंने सारे मुद्दे उठाए। उसके बाद क्या हुआ, वो जब भी सीएम बने तभी एकनाथ खड़से उनकी टक्कर हुई थी और ऐसे कहा जाता था कि एकनाथ खड़से सीएम बनेंगे, पर उनको वो नहीं मिला पद। पर उनके पास 10 मिनिस्ट्रीज थे। उसमें हुआ ये कि एक डिबेट पे एकनाथ खड़से इतनी गंदी तरह से उन्होंने बात की, लिटरली गंदी। वो भी वीडियो मेरे पास आज तक है, वो तो शायद अपनी कहीं भी आप गूगल करोगे मिल जाएगा आपको। तो उस पे उन्होंने इतनी गंदी गाली और जिस लेवल पे बात की, मैंने डिसाइड किया इस बंदे को मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैंने उनके खिलाफ अनशन किए, मैंने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गई मेरे पास और डेटा आ गया, वो डेटा लेकर हमने पीआईएल कर दी। तो ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। फिर जैसे मैंने कहा, लोग एक्यूजेशन करेंगे कि आप इनके कहने पे करते हो या उनके कहने पे करते हो, तो मुझे कोई बता सकेगा क्या कि जिस दिन एकनाथ खड़से ने अपनी बर्थडे में मेरे पे एकदम गंदी लेवल पे उन्होंने जब जाकर एक स्टेटमेंट किया, और मैं और अपने सारे साथी जो थे, जो उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे, हमने वहां वाकोला पुलिस स्टेशन में पूरी एक रात गुजार कर फोर्स किया था कि उस पे एफआईआर हो। तभी वो एफआईआर नहीं हो रही थी, हालांकि देवेंद्र फडणवीस हिमसेल्फ वाज द होम मिनिस्टर। पर जैसे मैं वही कह रही हूँ ना कि लोग एक्यूजेशन कुछ भी करते रहेंगे। तो मैंने डे वन से, और उसकी वजह है कि हमने ओपनली कहा था कि मुझे उनके लिए आदर है। पर अब जाकर पता चलता है ये जो राजनीति में होते हैं ना, वो कहेंगे अगर मरविन अच्छा होगा ना और मेरे और मरविन के अच्छे संबंध होंगे तो मैं मरविन को उठते बैठते गाली दूंगी और रात को उसके साथ पार्टी करूंगी। ये होता है राजनीति में, जो हमें अक्कल नहीं थी और आज भी है नहीं, क्योंकि झूठ बोलना हमें आता नहीं है। मैडम उनका एक स्टेटमेंट था कि तभी हम पावर में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग, और कहने की वो स्टोरी आपसे कनेक्टेड क्योंकि आपने अजीत पवार को एक्सपोज किया था। और मैडम आज दोनों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, तो आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हो? राजनीति कीचड़ बनाकर रखा है राजनीति को। इनफैक्ट मरविन, एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने वो मिसेस फर्नांडिस का जो इशू फाइट किया था, जिसमें उनकी 8.4 करोड़ हमने छगन भुजबल को फोर्स कराकर जब दिया था, तभी 3 बार हम सुप्रिया सुळे से, मैं, कुसुमाकर कौशिक जी और पूरी बने, कनिष्क यादव थे, वो फर्नांडिस, मिसेस फर्नांडिस, उनके 3 बच्चे, सबको लेकर मैं सुप्रिया सुळे को 3 बार मिली थी। और उन्होंने, आई मस्ट गिव हर दैट क्रेडिट कि दो आई हैव, माने हम कहते हैं ना, उनकी फैमिली के खिलाफ सबसे ज्यादा फाइट मैंने की है, सबसे ज्यादा। तो उतना होने के बावजूद उन्होंने छगन भुजबल को बुलाया और उनसे कहा, कैसे है ना कि विरोधी पक्ष के खिलाफ बोलना बहुत आसान होता है, बट अपनी ही पार्टी में किसी को बुलाकर उनको ये बोलना कि जो आपने किया गलत किया है, आपको उनको देने चाहिए, ये बोलना उन्होंने किया, जिसके लिए उनका उस बात का आदर है। पर इसका मतलब ये नहीं, तो जैसे हमने ये स्टेटमेंट किया, लोग कहने लगे अभी फॉरगेट एवरीबॉडी एल्स,
देवेंद्र फडणवीस ने खुद ने कहा, जब मैंने छगन भुजबल के बारे में कुछ कहा था कि उनको देवेंद्र फडणवीस आप हेल्प कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने खुद ने कहा कि आजकल अंजलि दमानिया सुप्रिया सुले की बहुत साइड लेते हैं। तो आप कुछ भी करोगे, ये लोग ऐसी बकवास बातें करने ही वाले हैं। आप कुछ भी कर लो। माने हम क्या सोचते हैं कि ये जो कर रहा है, जैसे एक बार जितेंद्र आव्हाड, उसके खिलाफ जो सेक्शंस लगाए गए थे, दे वर रॉन्ग, दे वर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जिसको रॉन्ग लगता है वो बोलेगा कि वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जितेंद्र आव्हाड का समर्थन करती हूँ। जो एक्ट हुई वो शायद राइट हो या रॉन्ग हो, सिर्फ वो एक्ट का समर्थन या उसके खिलाफ हम बोलते हैं। बट द पॉइंट इज दैट इज हाउ इट इज। कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अरविंद जी, आपके पुराने साथी, आज जेल में है, मनीष जी आज जेल में है, सत्येंद्र जी जेल में है, संजय सिंह भी जेल जाकर आए। तो क्या आप सिंपैथी है आज अरविंद जी को लेकर कि ईडी की कार्रवाई में जो लीकर घोटाला हुआ है उसको लेकर अरविंद जी को जेल में रखे है और कायदे के अगेंस्ट में, अगेंस्ट द लॉ, तो सिंपैथी है आपको? इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहोगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी ने करप्शन किया है, वो अरविंद हो, मनीष हो, सत्येंद्र जैन हो, कोई भी हो, they have to be penalized and they have to be punished for whatever wrong they have done. वो किया है नहीं किया है वो ईडी जानती है और बीजेपी जानती है और अरविंद खुद जानते हैं। तो उस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। सिर्फ बुरा इस बात का लगता है कि वॉटेवर स्कैम जो हुआ उसके लिए अरविंद और मनीष जेल में है, पर उसी बीजेपी ने 70,000 करोड़ का जो स्कैम किया अजीत पवार ने, उसको डीसीएम बना दिया। तो ये जो राजनीति में चलता है ना, वो माने उसको आप कहोगे जो सिलेक्टिव राजनीति का खेल जो बना कर रखा है ना, उससे मुझे गुस्सा है। आपको पनिश करना है, सबको पनिश करो, जिसने भी करप्शन किया है सबको। पर एक को आप पनिश करते हो क्योंकि वो आपके खिलाफ है और एक को सर पे बिठा के रखते हो क्योंकि आपको वो उसकी जरूरत है। ये गलत है। तो अभी की जो राजनीति चल रही है ना, इसलिए मैं कहती हूँ ना, आई एम मिसफिट फॉर राजनीति। इसका कारण ये है क्योंकि मुझे जो लगता है जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। मैडम, आपने स्वयं इलेक्शन लड़ा है, आपने इलेक्शन कैसे लड़ते आपने देखा है। तभी मैडम, तभी हम लोकसभा इलेक्शन का बात करते हैं क्योंकि जुडिक्शन और जो कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा होता है तो तभी एक आइडियोलॉजी का बैटल होता है। लेकिन तभी विधानसभा और नगर सेवक का चुनाव होता है, तभी हम देखते हैं कि जो भी उम्मीदवार रहते हैं बड़े बड़े पार्टी के, वो चुनाव के एक दिन पहले पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, बिरयानी बांटते हैं, ये सब चीज, साड़ी बांटते हैं। आपने देखा रहेगा। आपको लगता है कभी ऐसा समय आएगा हमारे देश में कि ये सब बंद होगा और नैतिकता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर और शिक्षा के आधार पर कभी चुनाव होगा? मैंने वेस्टर्न महाराष्ट्र की क्या है, खानदेश की क्या है, कोंकण की क्या है, किस तरह से उनसे माइंड गेम्स किए जाते हैं कि वहाँ कॉलेजेस होते हैं वो पॉलिटिशियंस के होते हैं, साकर कारखाना होता है वो पॉलिटिशियंस का होता है, हर किसान को बच्चे उसके वो पॉलिटिशियंस के स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उसका जो ऊस बनता है वो उन्हीं के कारखानों में जाता है। एवरी वे दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल। अगर उनको चाहते हैं तो पूरी यंत्रणा, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे पुलिस हो, किसी को भी फ्रेम कर देते हैं, किसी के ऊपर भी केसेस डाल देते हैं। तो हम जितना आसान समझते हैं उतनी आसान राजनीति है नहीं। तो अगर उसे बदलना है तो ये सारे जितने, जैसे हम हमेशा कहते थे कि स्कूल में क्लास होता है तो उसके जो टॉप 2 होते हैं डॉक्टर सीए बनते हैं, उसके बाद के जो है वो अकाउंटेंट वगैरह वगैरह बनते हैं, उसके बाद के जो है वो क्लार्क बनते हैं, उसके बाद के जो लोग हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं वो गुंडे मवाली बनते हैं, मर्डर वर्डर कर देते हैं। और ऐसे लोग धीरे धीरे राजनीति में जाते हैं। राजनीति में जाकर उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े सब कुछ आता है क्योंकि वो दहशत फैलाते हैं। और ऐसे लोग, जो फर्स्ट आया हुआ बंदा होता है ना, वो बोरीवली से चर्च गेट फर्स्ट क्लास से जाता है, इसमें उसको खुशी लगती है। और ये जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो गुंडे मवाली होते हैं, वो उस पर राजनीति करके उसी फर्स्ट आए हुए बच्चे पे राज करते हैं। ये फैक्ट है राजनीति का। और कैसे बदलेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ये लोगों को सोचना है। जैसे मैंने जब छोड़ दिया तब मुझे यही लगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, ना भ्रष्टाचार का फर्क पड़ता है, ना मुझे महंगाई का फर्क पड़ता है, मैं क्यों लड़ूं? क्योंकि अगर लोग ही उसी छगन भुजबल को जिताएंगे, उसी अजीत पवार को जिताएंगे,
उसी खड़से को वापस वोट देंगे, उसकी बेटी को, उसकी बहू को। तो मैं कौन होती हूँ लड़ने वाली? तो लड़ने की जरूरत क्या है? इससे अच्छा मैं शांति से पूरा वर्ल्ड घूमूं, अपने पैसे में ऐसे उड़ाऊं और अपना जो टाइम है वो अपने परिवार के लिए दूं। क्योंकि लोगों को अगर पड़ी नहीं है, जो रोजमर्रे की जिंदगी जिनकी तबाह हो रही है, उनको पड़ी नहीं है, तो मैं क्यों करूं? पर कहीं ना कहीं ये इच्छा भी है कि एक ना एक दिन ये बदलना जरूरी है। मैडम आजकल का जो एक्टिविज्म को हम देखते हैं, जैसे कि आरटीआई बहुत ही सुंदर कानून है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो आरटीआई के नाम पर एक उन्होंने एक बिजनेस चालू किया, बड़े बड़े बिल्डर को, बड़े बड़े दुकानदार को कंप्लेंट मारेंगे, बीएमसी में कंप्लेंट मारेंगे और फिर पैसा लेते हैं। आपको लग रहा है जो एक्टिविज्म का एक जो परिभाषा था वो बदला है और आज एक्टिविज्म पैसे बनाने का एक जरिया बन चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो पहले बीवीजीए, आपको पता है अन्ना हजारे जी की एक क्या भ्रष्टाचार विरुद्ध जन आंदोलन ऐसे कुछ था, बीवीजीए का फुल फॉर्म। तो उसमें जितने थे वो बीवीजीए को अन्ना जी ने डिसॉल्व कर दिया, उसकी कमेटी को। क्योंकि उसमें जितने लोग थे वो यही काम करते थे कि बिल्डर के खिलाफ की इन्फो निकालो और फिर उसको ब्लैकमेल करो, फिर उससे पैसे लो। अब ये और लोग तो छोड़ो, बिल्डर तो छोड़ो, ऐसे एक दो एक्टिविस्ट है, एक एक्ट बंदा है जो मेरे खिलाफ लगा है। वो क्या कर रहा है, मुझे तो उससे हंसी आती है, उसकी सोच पे हंसी आती है कि एंड उसको ये पूरी तरह से पता है कि ये लेडी जो है वो सिद्धांतवादी है, पर फिर भी पैसे के लिए तो जितने लोगों के खिलाफ मैं लड़ती हूँ, उनसे उनसे जाकर वो मेरे खिलाफ बात करने के लिए पैसे लेता है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एक्टिविज्म के नाम पे सो कॉल्ड धब्बा है, ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी रूल्स आने जरूरी है। बट अभी की डेट में अगर मुझे कुछ करना है उसके खिलाफ, एक्सेप्ट डिफेमेशन, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। तो ये दुख की बात है। बट जैसे मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून आना भी जरूरी है। मैडम क्योंकि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो, पॉलिटिक्स में नहीं हो, आप एक सोशल एक्टिविज्म का एक किरदार निभा रहे हो, तो मैडम आने वाले समय में आपका क्या किरदार रहेगा इस महाराष्ट्र को लेकर, देश को लेकर, क्या क्या कार्य आप करने वाले हो? मैंने ऐसे सोचा था कि जितने अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं कैंपेनिंग करूंगी, और जितने इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट, पर जितने करप्ट और भ्रष्ट है, जैसे मैं तो राह देख रही थी कि छगन भुजबल नासिक से लोकसभा लड़े और मैं नासिक में जाकर उनके गढ़ में जाकर मैं कैंपेनिंग करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली उन वो नहीं लड़ पाए। तो इसलिए, और मैंने अजीत पवार अभी इसमें लोकसभा में नहीं थे क्योंकि उनकी बीवी ने वहां से लड़ा था, और उनका और मेरी कोई आपसी दुश्मनी तो है नहीं, इसलिए मैंने वहां अभी के लिए कैंपेनिंग नहीं किया। बट अजीत पवार जिस दिन खड़े रहेंगे उनके खिलाफ कैंपेनिंग करूंगी। छगन भुजबल के जो समीर भुजबल है या किसी और को खड़ा करेंगे, तो ये सो कॉल्ड जितने भ्रष्ट है उनके खिलाफ करूंगी। बट नेगेटिव कैंपेनिंग ही नहीं, पॉजिटिव भी करेंगे। जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में लाने के लिए जरूर अच्छा कैंपेनिंग भी हम करेंगे। बट पॉलिटिक्स में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी से बोल चुके हैं लोग कि आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी में आ जाइए। बट मुझे खुद को ऐसे लगता है अगर मैं आम आदमी पार्टी में टिक नहीं सकती तो आई कैन नॉट पॉसिबली गो इन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो मेरे सिद्धांतों में कभी बैठ ही नहीं सकते। मैडम आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता का ये भी एक इच्छा था कि महाराष्ट्र के सीएम आप बने। मैडम एक चीज मैं और जोड़ता हूँ, जैसा कि हम सबका ऐसा रहता है कि सब हमारे स्कूल में हम ऐसे दिया जाता है कि अपना सपनों का भारत, हमारा सपना का भारत कैसे रहेगा, आपका सपनों का महाराष्ट्र कैसे रहेगा? मैडम आज से 10 साल के बाद आप महाराष्ट्र को कहाँ पर देखते हो? देखिए, पहले तो आपका जो सवाल था कि वो मुझे सीएम देखना चाहते हैं, तो वो तो हम कुछ भी ये बोल सकते हैं कि मैं हम किसी को ये करना चाहते हैं वगैरह, वो मुमकिन ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इन एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड आई डोंट इंटेंड टू बी। नाउ कमिंग टू योर अदर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र को आप कैसे देखना चाहते हो, मैं जो महाराष्ट्र के करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स देख रही हूँ, उसका जो लोन है, जो डेट है महाराष्ट्र की, जो अभी 7 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है, मुझे सबसे बड़ा चिंता का विषय लगता है। क्योंकि हलवे के जैसे ये लोग पैसे बांटते हैं, और ये जो सो कॉल्ड विकास, ये शब्द सुनकर ही सर में जैसे गुस्सा नफरत हो जाती है। क्योंकि विकास निधि, जैसे अगर आप पूरा ये साल का चार्ट निकालोगे और देखोगे
400 करोड़, 480 करोड़, 500 करोड़ ऐसे विकास निधि डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कौन से तालुका का, कौन से जिला का विकास होते हुए हमने देखा है? और इतना सारा पैसा कहाँ जाता है? तो और ये कहाँ से आता है? अपने टैक्सेस से। जो हम कमाते हैं उसके 35% स्ट्रेट जो निकल जाते हैं, वो पैसा ये लोग स्विंडल करते हैं और उसी पे और लोन लेकर जो चल रहा है अभी की डेट जो 7 लाख करोड़ की है, कौन क्या रोड मैप है उसके लिए? किसी को पूछो आप इसके लिए क्या रोड मैप है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको फाइनेंस का कितना समझता है ये पूछिए आप, तब पता चलेगा कि इनकी ना ये है ना वो सोचना भी चाहते हैं। विजन जिसे हम कहते हैं, देश के लिए कोई विजन, आप वो बांगर, वो अब्दुल सत्तार और सब जैसे मुंह खोलते हैं उनकी लेवल पता चलती है। और ये लोग अगर इस देश को और इस महाराष्ट्र को चलाएंगे तो मुझे बहुत 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 ज्यादा चिंता होती है। कर क्या सकते हैं? दुख और कुछ नहीं। मैडम आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे करोड़पति भारत के आज देश छोड़ के फॉरेन जा रहे, कनाडा, यूके, यूएसए, जो उनको भारत का निर्माण करना चाहिए था, आज वो किसी और देश को निर्माण करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेंगे। इसको आप कैसे आकलन करते हो? करोड़पति जो बन चुकी उनको छोड़ो, वो तो देश छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत ही दुख की और गंभीर बात है। बट अभी के आप अगर इस नई जनरेशन को देखोगे, सारे इंजीनियर्स, मुझे आप इंजीनियर्स बताइए कि 100 पास होते हैं उसमें से देश में कितने रहते हैं? 10 भी नहीं होंगे। क्यों 90 देश छोड़ के जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनको ना सैलरीज है, ना जॉब्स है, ना कुछ है। तो मुझे चिंता इस बात की है कि पहले कैसे था कि एलिट घर के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, अगर आप देखें उसके बाद मिडिल क्लास जाने लगे, लोअर मिडिल क्लास जाने लगे। अब गांव के किसान के बेटे भी लोन लेकर बाहर पढ़ने जाते हैं और वापस कभी नहीं आते। तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना इस देश का, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ऐसे मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। पर क्या करेंगे वो? क्योंकि हमारे जितने नेता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इस दिशा में सोच ही नहीं रहे। जैसे मैंने कहा, विजन ही नहीं है तो आगे कैसे कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसमैच होते जा रहा है और कुछ साल बाद ऐसे ना हो जाए कि हमारा देश सिर्फ बड़े बुजुर्गों का रहे और सारी जो यंग जनरेशन है वो देश छोड़ के चली जाएगी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इस खास मुलाकात का हिस्सा बने। और बहुत सारे जो सवाल थे मैडम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, महाराष्ट्र के रहवासियों का, आपके पॉलिटिकल करियर को लेकर, जर्नी को लेकर, आज हर सवाल का आपने बहुत ही शानदार रूप देकर आपने जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खास समय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।